हेलो। नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 13 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग पहले चलते हैं पॉलिटी के कुछ मूल मंत्र पे, उसके बाद अपने डेली करंट अफेयर पे चलेंगे। तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 के क यानी मूल कर्तव्य के बारे में 5 मिनट चर्चा करेंगे। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। क्वेश्चन ये पूछता है कि मूल कर्तव्य को संविधान में किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी। ठीक है, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 0 थी, यानी पहले जब संविधान बना था तो उस समय मूल कर्तव्य संविधान में नहीं था। ये कब जोड़ा गया है? 1976 में। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। कहां से? रूस के संविधान से लिया गया है। इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। जिस तरह से हम लोग मौलिक कर्तव्य था कि मौलिक कर्तव्य अगर हमारा कोई नहीं मानेगा तो हम लोग कोर्ट चले जाते थे, लेकिन ये तो मानना हम लोग को ही है, ये तो हम लोग का कार्य है। तो मूल कर्तव्य जो है, अगर इसको आप न भी मानिएगा तो इस पे आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। इसे भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया है। भाग कौन सा? 4 के क और अनुच्छेद कौन सा? 51 के क। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, जो कि अभी हम बताए। मूल संविधान में जब संविधान बना था तो उस समय मूल कर्तव्य नहीं था। 42वां संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य जोड़े गए। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो 10। और एक 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, मूल कर्तव्यों की सूची क्या क्या है भाई? 11 जो मूल कर्तव्य हैं वो क्या क्या है? तो संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था यानी संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना पहला मूल कर्तव्य है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों आदर्शों का पालन करना, यानी नारा जय हिंद, वंदे मातरम वगैरह वगैरह। देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। देश की संप्रभुता यानी दबाव रहित शासन, किसी के दबाव में आके हमारा देश पे शासन नहीं हो रहा है। जैसे अंग्रेजों का शासन था तो उस तरह का शासन हमारा नहीं चल रहा है। हमारे देश में एकता है, सभी लोग भाईचारे के रूप में रहते हैं, अखंड है। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश के लोगों में नम्रता यानी मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना। देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना, जो कि हम लोग नीति निषेध तत्वों में भी पढ़ रहे थे। कितना में था? 48 के क में था ना? 48 के क में था वन और वन्य जीव की रक्षा करना। सार्वजनिक या सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। 48 का या 49 का था, देख लीजिएगा भाई। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। यही जोड़ा गया था आपको 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को मौलिक प्राथमिक शिक्षा जो है उपलब्ध कराएं। ठीक है, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चलिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में मूल अधिकार 21 के क
86वां संविधान संशोधन दो तरह का हुआ, एक जोड़ा गया मूल संविधान में और एक जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है मूल अधिकार में 21 के क में जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। अगर उसका गार्जियन हो या सरकार हो, अगर प्राथमिक शिक्षा नहीं दे रहा है तो उस पे वो कंप्लेन कर सकता है। उसका कोई भी उसका गार्जियन हो या सगे संबंधी जो भी हो, उसको कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसको ये अधिकार दिया जाएगा कि उसका अधिकार है कि आप शिक्षा उसको दीजिए, शिक्षा लेने का उसका अधिकार है। ठीक है, और उसी प्रकार 86वां संविधान संशोधन 2002 मूल कर्तव्य 51 के क 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों की उनकी प्राथमिकता से प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। उनका अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वो प्राथमिक शिक्षा बच्चा को दे। ठीक है, ये 48 का क ही है कि पर्यावरण और वन और वन्यजीव की रक्षा करना। ठीक है, शोषण से कमजोर शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना हमारी मूल कर्तव्य नहीं है। अगर जो गरीब है या कमजोर है उसका शोषण लोग कर रहा है तो उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉलिटी का कुछ मंत्र देख लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर पे। तो कल पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसका रिवीजन 2 मिनट कर ले। तो किस दिन विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को? राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरा हो चोंगबो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 एकता मार्च किसने शुरू किया? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। किस राज्य में भारत के पहले पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र। भारतीय वायु सेना दिवस का कौन सा स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2025 को मनाया गया? 93वां। खालिद अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बने, वे किस देश से संबंधित है? मिस्र से। हाल ही में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार ने स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीता? तो शेरी सिंह। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया। हाल ही में 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने पहला प्रश्न की ओर। शांति के लिए 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ठीक है, देखिए रेस में आपको डोनाल्ड ट्रंप भी थे, बहुत पहले से बहुत दिनों से हाथ पैर मार रहे थे। इधर ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसमें हल्ला करने लगे कि हम शांत करवा दिए, उधर यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा था उसमें हल्ला कर रहे थे हम शांत करवा दिए। यानी इधर उधर बयानबाजी कर रहे थे कि हमको जिससे शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए, लेकिन अंततः इतना हाथ पैर मारने के बाद भी इनको शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। सबसे बड़ी दुख की बात यह है। ठीक है, तो ये है आपके मारिया मचाडो। ठीक है, मारिया मचाडो वेनेजुएला में विपक्षी नेता। अवार्ड क्यों मिला? लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के प्रयास के लिए इनको मिला है। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन, ये जो है 2 बार विटली गोल्ड अवार्ड, 2 बार ये विटली गोल्ड अवार्ड जीती है पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, कीर स्टारमर जो है यूके के पीएम है। कहां के? यूके के पीएम है। इन्हें रिसेंटली लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? लिविंग ब्रिज अवार्ड। लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया है हाल ही में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत ने किस पड़ोसी देश में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 वर्ष के बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 अक्टूबर 2025 को भारत काबुल स्थित अपने तकनीकी मिशन को फिर से दूतावास में बदल देगा। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी से मुलाकात के दौरान यह घोषणा किए थे। ठीक है, यह घोषणा किए थे। काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल जो है ये अफगानिस्तान की राजधानी है, यहीं पे फिर से दूतावास चालू होगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, मुद्रा अफगानी। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जे के बाद पहली बार वहां के विदेश मंत्री ने यूएनएससी से अनुमति के बाद अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा की। उनका नाम अमीर खान मुताकी था। क्या था? अमीर खान मुताकी। हमने आप लोग को पहले भी बताया था कि यूएनएससी से अनुमति के बाद अमीर खान मुताकी भारत के दौरे पर आए थे। ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति जो चला था, इसके बारे में आपको हम बताए थे कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ रहा था, शासन हो गया था, कब्जा कर लिया था तालिबान, तो वहां से अपने देशवासियों को यानी भारतीयों को निकालने के लिए अपना सरकार देवी शक्ति ऑपरेशन चलाई थी। पूर्वी अफगानिस्तान में आए भूकंप में कम से कम 812 लोग मारे गए। कितने? 812 लोग मारे गए और 2817 घायल हुए। अफगानिस्तान के छात्रों को 2025 से 26 के लिए भारत ने 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है। हम लोग कुछ ऑप्शन देख लें तो नेपाल, नेपाल में क्या है, इसकी अगर बात करें तो जेनजी प्रोटेस्ट जो हुआ था, जेनजी प्रोटेस्ट के बाद भारतीय वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया था, सरकार दूसरी आ गई, तो भारतीय मूल के पीएम बनी, जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि नेपाल में अभी प्रधानमंत्री कौन है। और एक और चीज है, ये चाइना के ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर समझौता भी किया है नेपाल चाइना के साथ। हम लोग देखते हैं बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश में आपको ध्यान होगा बताए भी थे कि भारत जो है फ्री ट्रांस फ्री ट्रांस शिपमेंट जो है बांग्लादेश से भारत ने कैंसिल कर दिया है। ये सुविधा जो जो था बांग्लादेश और भारत के बीच में फ्री ट्रांसशिपमेंट, इसको रद्द कर दिया है। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर अगर रिलेट करेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए 350 मिलियन यानी लगभग इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 3700 करोड़ लागत की किस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है? ठीक है, तो ये है LMM यानी लाइट मल्टी रोल मिसाइल, हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल। ठीक है, आप यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की भारत यात्रा के दौरान 9 अक्टूबर 2025 को भारत यूके रक्षा व अन्य समझौते हुए। ये समझौता भारत की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले शहर मुंबई में हुआ। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल खरीदेगा, लागत 350 मिलियन लगभग 37 करोड़। भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक पावर इंजनों पर सहयोग के लिए 250 मिलियन यानी करीब 2600 करोड़ रुपए। 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में 1.3 बिलियन यानी लगभग 15,430 करोड़ का निवेश का वादा किया है। 64 भारतीय कंपनी ब्रिटेन में उतना पैसा निवेश करेगा। ब्रिटिश सरकार ने लंकास्टर और सरे विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दी है, जो उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करेगा। यानी अब ब्रिटेन का जो विश्वविद्यालय है, एक लंकास्टर और सरे विश्वविद्यालय, दोनों को भारत में कैंपस खोलने का अनुमति ब्रिटिश सरकार ने दे दिया है। AK-203 असॉल्ट राइफल, इसका डील पहले से ही किसके साथ? रूस के साथ।
पहले से ही किसके साथ, रूस के साथ चल रहा है। ठीक है। ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है यह भारत का स्वदेशी, स्वदेश निर्मित है। ठीक है, स्वदेश निर्मित मिसाइल है, विमान है, हाँ मिसाइल कहिए, स्वदेश निर्मित मिसाइल है। तो यह भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मॉस्कोवा नदी के नाम से अप्रोक्स मिलता जुलता बना है। ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र से ब्रह्म लिया गया और मॉस्कोवा से मोस, तो इस तरह से इसका नाम किया गया है। राफेल एम, राफेल एम जो है, राफेल, पहले राफेल के बारे में बता देते हैं आपको। तो राफेल जो है इसकी डील फ्रांस के साथ हुई, और फ्रांस के साथ हुई। तो फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी जो है राफेल विमान बनाता है, तो उसी के साथ हुआ। इंडियन एयरफोर्स के लिए इसको लिया गया था, किसको, राफेल को, राफेल एम को नहीं, राफेल को। राफेल को किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, कितना आया था, ये आया था आपको 36। लेकिन यहीं पे अगर राफेल एम की बात करें, राफेल एम की हम बात करें, तो ये जो आया था आपको इंडियन नेवी के लिए आया था। किसके लिए आया था, इंडियन नेवी के लिए आया था, और ये आया था 26। ठीक है, अभी डील किया जा रहा है, वन ये 26 ये होगा। ठीक है, भारत और रूस के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया। तो ये है आपके राजस्थान, राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 की शुरुआत हुई। ठीक है, यह अभ्यास 6 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना तथा आधुनिक युद्ध परिदृश्यों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग को बढ़ावा देना। कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास अगर हम देख लें, तो सिलेनेक्स, श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास है श्रीलंका और भारत के बीच। जुलाई स्टॉर्म, भारत और रूस। बोगो सागर, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश में अगर और हम कुछ देख लें, तो संप्रति भी बांग्लादेश के साथ भारत का होता है। ठीक है, आप युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच अगर देखें, तो युद्ध अभ्यास एक तो है ही, साथ में कॉप इंडिया है, सर्कस है, वज्र प्रहार है, टाइगर ट्रम्प है, भारत और यूएसए के बीच होता है। ठीक है, और एक आपको ये क्या कहलाता है, अ, टाइगर क्लॉ, टाइगर क्लॉ भी भारत और यूएसए के साथ हुआ है। ठीक है, अ, इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस के साथ है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के साथ। टैलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ब्राइट स्टार 2025 मित्र यूएसए, मिस्र नोट अ मित्र, मिस्र है, इसको मिस्र कर लीजिएगा, मिस्र और यूएसए है। ऊंची फ्रीडम सैन्य अभ्यास यूएसए और दक्षिण कोरिया। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास मंगोलिया। अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण यह है, भारत और थाईलैंड के बीच। सिन्यू मैत्री भारत और जापान। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, ये तीनों जो है भारत और जापान के बीच है। जीमैक्स भारत और जापान ये भी है। शक्ति भारत और फ्रांस। वरुण भारत और फ्रांस। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी में अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन पणजी यानी गोवा में, गोवा के पणजी में किया गया था। यह उत्सव 9 से 12 अक्टूबर तक चला। स्थान आपको बताए पणजी गोवा, तारीख 9 से 12। आयोजन, यह आयोजन दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से किया गया है। किसके सहयोग से इसको किया गया, इनोग्रेट किया गया, तो इसको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक है, उसके द्वारा इसको
इस योजना को किया गया है, इस फेस्टिवल को? कुछ एक्स्ट्रा हम लोग फेस्टिवल देख लेते हैं। तो चेरी ब्लॉसम मेघालय, हेरस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, ओनम केरल, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान, बथुकम्मा तेलंगाना फूलों का त्योहार है, हरेली और छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड, गीता महोत्सव हरियाणा, मोढेरा डांस गुजरात, पुष्कर मेला राजस्थान, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में ही है, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, योशांग महोत्सव मणिपुर, चेइराबो चेइराओबा उत्सव मणिपुर, सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर, कचाई लेमन मणिपुर, सोनपुर मेला बिहार, बथुकम्मा तेलंगाना, ये दो जगह हुआ है बथुकम्मा, कोई दिक्कत नहीं। समक्का सरका फेस्टिवल तेलंगाना, बोनालू उत्सव तेलंगाना, सरहुल झारखंड, खुबानी लद्दाख और हेमिस लद्दाख। जो एक ही राज्य के हैं, हमने प्रयास किया है कि एक जगह हो जाए कि आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। तो अगर गोवा को देखें तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है गोवा में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पटना को देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 17वां संस्करण जो था, इसका पहला मैच जो है पटना में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट मैच पटना में हुआ था। इसमें पदक तालिका में अगर आपको बता दूं तो पदक तालिका में टॉप पे था महाराष्ट्र और बिहार जो था आपका 15वां स्थान पे था। ठीक है, दिल्ली को देखें तो सेमिकॉन इंडिया इस साल का एडिशन राजधानी दिल्ली में ही हुआ है, आयोजित की गई है, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका विक्रम। क्या नाम था? विक्रम। स्वदेश निर्मित चिप लॉन्च की गई थी इसमें सेमिकॉन इंडिया में। अभी आईएसए इंडियन सोलर अलायंस, क्या? इंडियन सोलर अलायंस के 8वें सत्र की मेजबानी भी दिल्ली करेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इसकी 8वीं संस्करण का जो 8वां जो बैठक है मेजबानी, ये दिल्ली ही करता है। इंडियन नहीं भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। निम्न में से कौन 2025 की टाइम्स हंड्रेड नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है? ठीक है, तो ये है आपके यशस्वी जायसवाल। ठीक है, तो अगर सुमन गिल की बात कर ले तो 4 बार आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। ठीक है, सुमन गिल को। आर अश्विन की अगर बात करें तो बिग बैश लीग कहां होता है? बिग बैश लीग, बिग बैश लीग जो है ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो इसमें शामिल होने वाले ये फर्स्ट इंडियन बने हैं। ठीक है, अभिषेक शर्मा की बात करें तो व्यक्तिगत आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये बन गए हैं। किसमें?
आईपीएल में व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा। टाइम मैगजीन ने भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को दुनिया के 100 उभरते सितारों की लिस्ट में शुमार किया है। ठीक है, जायसवाल 2025 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल इकलौते क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई? तो ये है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अक्टूबर 2025 में भारत की पहली चीता सफारी शुरू हुई। यह प्रोजेक्ट चीता का हिस्सा है, प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, जिसके तहत 2022-23 में अफ्रीकी चीतों को लाकर यहाँ बसाया गया और वर्तमान में यहाँ पे 16 चीते हैं। चीतों की संख्या कितनी है? 16। सफारी से होने वाली आय का उपयोग प्रबंधन, चिकित्सा, शिकार निगरानी और समुदायों के सहयोग में किया जाएगा। यह भारत में वन्य जीव संरक्षण का महत्वपूर्ण कदम है। तो हम लोग अगर ऑप्शन को देख ले तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कहाँ है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह वाले गेंडे के लिए, एक सिंह वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर बांधवगढ़ को देख ले हम लोग, बांधवगढ़, तो यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यह कहाँ है? ये आपको एमपी में है। ठीक है, एक चीज इसकी है कि चरण गंगा नदी जो है, कौन नदी? चरण गंगा नदी, इसके बीचों बीच होकर गुजरती है बांधव राष्ट्रीय उद्यान से, चरण गंगा नदी। ठीक है, माधवगढ़ को, अगर माधव राष्ट्रीय उद्यान को देख लें तो ये देश का 58वां टाइगर रिजर्व, देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ है? ये भी आपको एमपी में ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए कौन सी रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है? तो ये है आपका सक्षम। ठीक है, भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS लॉन्च की है, जिसे सुदर्शन चक्र मिशन के तहत विकसित किया गया है। यह स्वदेशी प्रणाली, जिसमें रडार, मिसाइल और अन्य हथियार शामिल है, दुश्मन के ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगा सकती है और उन्हें नष्ट कर सकती है। एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, यह DRDO और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित है? तो DRDO और इसरो दोनों मिलकर इसको विकसित किया है। इसका कार्य प्रणाली क्या है? तो यह प्रणाली रडार, सेंसर और संचार प्रणालियों को एकीकृत करके एक नेटवर्क बनाती है, जिससे हवाई खतरों का वास्तविक समय में पता लगाया, ट्रैक किया और बेअसर कर देता है। इसका क्षमता क्या है? तो यह दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन जैसे विभिन्न हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। इसका परीक्षण, इस प्रणाली का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया है। कहां पे किया गया है सफल परीक्षण? उड़ीसा। हम लोग ऑप्शन देख ले थोड़ा, तो इसमें आप सूर्यांशु को देख सकते हैं। तो यह देश की पहली सोलर बोट है, देश की पहली सोलर बोट है, जो कि केरल के कोच्चि में लॉन्च किया गया है। कहा? केरल के कोच्चि में। ठीक है, आइरिस के बारे में आपको याद होगा, यह देश का पहला AI टीचर है। देश का पहला AI टीचर है, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, विक्रम, इसके बारे में अगर याद हो आपको, तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का नाम विक्रम है, जो उज्जैन में स्थापित है। कहा? उज्जैन में। ठीक है, और इसके साथ साथ जो स्वदेश निर्मित चिप है, उसका भी नाम आपको विक्रम है, जो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कौन मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? तो ये है शेरी सिंह।
भारत ने पहली बार मिसेज यूनिवर्स का क्राउन अपने नाम किया है। भारत की सैरी सिंह ने 48वां मिसेज यूनिवर्स पेजेंट कंपटीशन में क्राउन अपने नाम किया। इस कंपटीशन में दुनिया भर की 120 महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कंपटीशन में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग की कंपटीटर को हरा दिया। मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया कुछ मिनट देख लेते हैं। मिस इंटरनेशनल, तो देखिए, मिस और मिसेस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया जो भी है, जो जो लड़कियां शादीशुदा नहीं है, जो शादीशुदा नहीं है उसके लिए मिस, और जो शादीशुदा है उनके लिए मिसेज। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। तो मिस यूनिवर्स इंडिया मनिका विश्वकर्मा, मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अनुराधा गर्ग, 72 मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता थाईलैंड की है। 73वें मिस यूनिवर्स यानी लास्ट ईयर में विक्टोरिया केजर हेलविग डेनमार्क की। लास्ट ईयर मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई। लास्ट ईयर ही फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की है। मिस यूनिवर्स इंडिया लास्ट ईयर कौन जीते? रिया सिंघा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड लास्ट ईयर कौन जीती? तो ध्रुवी पटेल संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय सुष्मिता सेन 1994। ठीक है। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो ये है आपका चीन। ठीक है। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। यह संयंत्र दुनिया का पहला डुअल टावर सिंगल जनरेटर और सौर तापीय बिजली संयंत्र है, जो रात में भी बिजली उत्पन्न कर सकता है। इसका विवरण क्या है? तो संयंत्र में 20,000 से अधिक हेलियोस्टेट यानी दर्पण सूर्य के प्रकाश को एक रिसीवर पर केंद्रित करते हैं, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका कार्य प्रणाली देखें तो यह सीधे सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलने के बजाय सूर्य की गर्मी को ऊर्जा भंडारण के लिए पिघले हुए नमक में बदल देता है, जिससे रात में भी बिजली बनाना संभव हो जाता है। उद्देश्य क्या है? तो यह परियोजना चीन के कार्बन तटस्थ लक्ष्य 2060 तक प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरह से भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक, कब तक? 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। सेम उसी तरह से चाइना का 2060 तक जीरो कार्बन लक्ष्य हासिल करने का एक उसकी ओर कदम है। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला रोबोट जो है, ये चाइना ने ही लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? स्टार वन। कुछ चाइना का कुछ करंट अफेयर देख ले तो के वीजा लॉन्च किया है अमेरिका के तर्ज पे। एससीओ सम्मेलन 2025 चाइना में होगा। टाइफून कोमे चाइना में ही। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। ठीक है। पहले बंद था कि चीनी नागरिक जो है उसको पर्यटक वीजा नहीं मिलेगी, लेकिन अब फिर से चालू हो गया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने दस्तक दी है। चीन ने एक नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध चाइना बनाया है। मशहूर फैशन ब्रांड सीन जो है 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद भारतीय बाजार में फिर से वापसी कर लिया है, जो कि चाइना का है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया चाइना, जिसका नाम स्टार वन है। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। वैज्ञानिकों ने चमगादड़ में HKU5 CoV-2 नामक नए वायरस की पहचान की है। विश्व स्तर पर एक अनोखी पहल करते हुए चीन गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग किया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी को कितने समय तक बढ़ाया गया है? तो यह है 1 वर्ष, अमेरिका और रूस के बीच।
तो अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी को फरवरी 2026 में खत्म होने वाली मूल संधि की समाप्ति के बाद 1 साल के लिए बढ़ाया गया। यह विस्तार 5 फरवरी 2026 से शुरू हुआ और 4 फरवरी 2027 को समाप्त होगा। न्यू स्टार्ट ट्रीटी है क्या आखिर, इसके बारे में कुछ जान ले। तो स्टार्ट का अर्थ है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक आप लोग को बता देते हैं। तो ये एक तरह की समझौता है जो यूएस और रूस के बीच एक रणनीतिक परमाणु हथियार की जो संख्या है उसे सीमित करती है। इस तरह की ये एक समझौता है। ठीक है, और इसी का जो नया एडिशन है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इसी का नया एडिशन है। जो स्टार्ट जो है इसी का एक नया एडिशन है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिस पर 2010 में हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था हस्ताक्षर? हुआ था आपको 2010 में, तथा 2011 से इसको लागू किया गया था। साइन हुआ था 2010 में और लागू हुआ था 2011 से। ठीक है, ये 2026 तक वैध था। ठीक है, और अब इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो अब 2027 तक ये वैध हो गया। ठीक है, किस दिन अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो ये है आपका 11 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को ये स्थापना दिवस मनाने की घोषणा किया था। पहली बार इसे 2012 में मनाया गया और तब से यह वैश्विक स्तर पर महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जड़ें 1995 के बीजिंग महिला सम्मेलन से जुड़ी है। इस सम्मेलन में दुनिया भर की महिलाओं ने लड़कियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इसके बाद 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने 11 अक्टूबर के दिन को आधिकारिक रूप से घोषित किया और इस साल की थीम है लड़कियों का नेतृत्व और उनकी स्वतंत्र पहचान, गर्ल्स लीडरशिप एंड देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। इस तरह से हम लोग का करंट अफेयर समाप्त होता है। हम लोग अपने होमवर्क पे चलते हैं। जो पिछले क्लास में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला कोच कौन है, इसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। तो ये आपका इसमें राइट आंसर है प्रीतम सिवाच। दूसरा क्वेश्चन, टाटा समूह और एयरबस द्वारा किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो किस केंद्रीय मंत्री ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ये 4 ऑप्शन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि किसे अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसकी फायदा मिल सके।